हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू हिस्ट्री वर्ल्ड। मैं रोहिणी दुबे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ विषय इतिहास क्लास 12 CBSE का कोर्स। तो हम लोगों ने अपनी 2 क्लासेस पढ़ ली हैं और तीसरी क्लास हमारी आज है। कल मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। जो इसका क्षेत्रफल है, हड़प्पा सभ्यता जो हमारा पहला चैप्टर है, ईंट, मनके तथा अस्थियां, उसमें मैंने आपको कल बताया था कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में डिवाइडेशन किया गया है। मैंने कल आपको इतिहास की डेफिनेशन भी बताई थी। इतिहास क्या है, संस्कृति क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी जो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास में कल मैं कुछ आपको एक मेन पॉइंट जो है वो कल मुझे बताना था बट मैं नहीं बता पाई। तो आज हम उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हम आज जानेंगे जो एक्चुअल में सबसे पहले बताना चाहिए था समयाकाल, क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं उसका समय हम लोगों को पता होना चाहिए। तो आज हम इसके समय के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का कि हड़प्पा सभ्यता का समय क्या था। तो बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। हड़प्पा सभ्यता का समय 2600 BC से लेकर के 1900 BC तक का डिसाइड किया गया है। ठीक है, 2600 BC से 1900 BC। अब ये BC क्या है, जिनको नहीं पता उनको मैं अभी बताऊंगी। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये निकाला कैसे जाता है। कल मैंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को दी थी। एक मैंने आपको बताया था कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग को शॉर्ट में C14 पद्धति कहते हैं। और जब खुदाई होती है ज़मीन से, जब चीज़ों को निकाला जाता है, तो अब वो चीज़ें कब की हैं या किस सभ्यता में उनका प्रयोग किया जाता था, ये सब जानने के लिए कैसे पता लगाया जाए कि वो किस समय में यूज़ की जाती थी, उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक तकनीक खोजी और उसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। उसको एक प्रणाली है चीज़ों का समय पता करने की। तो जो भी चीज़ें हैं हमें हड़प्पा की खुदाई से मिली हैं उनका हमने समय निकाला, तो वो 2600 BC से 1900 BC है। वैसे इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद हैं। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अंदर जाएंगे इतिहास के या और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये समय हमें अलग अलग मिलता है सब जगह का। किसी इतिहासकार ने कुछ और कहा है, किसी पुरातत्वविद ने कुछ और कहा है, तो वो थोड़ा सा बहुत लेंदी जाता है। बट हमें वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग अभी PSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपना क्लास 12th पढ़ रहे हैं। तो हमें वो पढ़ना है जो हमारी किताब में दिया है। आपकी किताब में समय दिया है हड़प्पा सभ्यता का 2600 BC से 1900 BC, जो आपको याद रखना है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि BC क्या होता है। तो पूरा जो विश्व है, उस विश्व का जो समय है, उस समय को जो विद्वान लोग हैं उन लोगों ने 2 भागों में काल को बांट दिया। कैसे इतिहास पढ़ा जाए, इतिहासकारों ने ये देखा कि कैसे पढ़ा जाए, किस समय से उसको माना जाए। कुछ तो हमें बनाना होगा। ये कैलेंडर है, ये समय सब इंसानों ने ही बनाया है, उन्होंने ही ये भी बनाया है। तो 2 फैक्ट्स इसमें है। हालांकि क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता बहुत ही कम है, मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन हम जान लेते हैं। तो BC जो है, BC का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। अब इसके कुछ मायने अलग अलग हो गए हैं। आपको किताब में अगर आप देखेंगे, और सारे लोग अपनी बुक लेकर बैठा करें, मैं बोल चुकी हूँ बात, क्योंकि मैं आपको पेज नंबर भी बताऊंगी, मैं आपको बुक में टिक भी करवाऊंगी, बताती जाऊंगी। तो जो चीज़ें आप यहाँ से नहीं कर पाते हैं आप बुक से उनको लिख लीजिए।
आपको बहुत इजी रहेगा प्रिपरेशन करना। तो आपकी बुक में पेज नंबर 2 पर बीसी और एडी का पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पूरा इन्होंने एलाबोरेट किया है उसको, आप उससे पढ़ सकते हैं उसको इजीली। मैं आपको बहुत कम शब्दों में और इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ। बीसी और एडी बिफोर क्राइस्ट इसका मीनिंग है, और इसका मीनिंग है एनो डोमिना। ठीक, अब ये क्यों और कैसे किया गया? ये ऐसे किया गया कि क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो समय है उसको बीसी बना दिया गया, और जीसस क्राइस्ट के जन्म से लेकर के अभी तक का जो समय है वो एडी बना दिया गया। हम लोग किस में जी रहे हैं इसको मैं हिंदी में बताती हूँ आपको। बीसी को हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, और एडी को हिंदी में कहते हैं ईसवी। अब आप लोग सन वगैरह जब लगाते होंगे तो हम लोग पढ़ते ही हैं कि ईसवी, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, किस में जी रहे हैं, 2024 ईसवी में हम लोग जी रहे हैं। तो अब ईसवी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि अब समय पीछे नहीं जाना है। एक और चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जब भी आपको ऐसा कोई टाइम पीरियड सामने आए जो उल्टा हो, जैसे कि 2600 से 1900, अब पीछे जा रहे हैं, तो ये जो समय है ये बीसी कहलाएगा, क्योंकि बीसी हमेशा उल्टा चलता है। तो 5000 वर्ष पूर्व या उससे भी पहले 10,000 वर्ष पूर्व, या पाषाण काल का जो समय था वहां से 1,00,000 वर्ष पूर्व, तो वहां से उल्टा चलता चलता ये समय आया, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2600 से 1900 बीसी निर्धारित कर दिया गया C14 पद्धति के तहत। अब आगे और हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम 1500 पे आ जाएंगे। जो हमारी अगली सभ्यता है वैदिक सभ्यता, वो 1500 बीसी की है। ठीक है, 1500 से 1000 और 1000 से 600 बीसी। फिर इसी तरह से 600 बीसी से 500, 400, 300, 200, 100, और 100 से फिर 99 करते 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 1 बीसी पे समय आ गया। 1 बीसी पे जाके वो खत्म हो गया, और फिर एक एडी शुरू हुआ, यानी कि प्रथम शताब्दी ईसवी। ठीक है ना, उसको कहेंगे प्रथम शताब्दी ईसवी, 101 एडी से। तो 1, 2, 3 करते करते आज हम 2024 में हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सबको। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन करूंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका समय। आपका 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो क्या है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपनी बुक पर आते हैं और थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। मैंने कल आपको मोहरों के बारे में बता दिया था कि मोहरें हमें मिली हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, आप पुराने वीडियो में उसको देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगी उसका। हड़प्पाई मोहरें हम लोगों ने पढ़ी थी कि हड़प्पाई मोहरें, एक क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, मोहर सबसे विशिष्ट वस्तु है। क्वेश्चन आता है हड़प्पा की सबसे विशिष्ट वस्तु क्या है, तो हड़प्पाई मोहर सेल खड़ी की बनी है। ये भी मैंने आपको बताया था। मैंने संस्कृति की परिभाषा आपको बताई थी। ठीक है, इसका समय मैंने आपको बता दिया है। और हमें बहुत सारी चीजें हड़प्पा से मिली हैं, ईंट, मन के पत्थर वगैरह सब कुछ मिला। अगर आप चाहें तो आप किताब पढ़ सकते हैं, और अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो आप अगर इसमें से जो मैं बता रही हूँ वो नोट करते चलेंगे, या मैं टिक करवाऊंगी बुक में तो आप उसमें नोट करेंगे, तो भी आपका बहुत अच्छे से पेपर कवर हो जाएगा, आपके सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में क्या है कि हड़प्पा संस्कृति जो है वो अस्तित्व में आई, खुदाई हुई, कैसे हुई, किस तरीके से सारी चीजें बनी, कैसे लोगों को पता चला कि हमारे देश में एक संस्कृति है व्याप्त, वो सब चीजें मैंने पहले वाले वीडियो में दे रखी हैं, आप उसको देखिएगा। अब हम डायरेक्ट अपनी एक हेडिंग पर आते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है, निर्वाह के तरीके। मैं बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगी आपको कि जो अपने तरीके से मैं पढ़ाती चलूं और आपको किताब में कुछ समझ में नहीं आए, इसलिए मैं किताब सामने रख के पढ़ा रही हूँ कि आप लोग किताब को सामने रख के देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और आप उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक आपकी बुक में दिया है, निर्वाह के तरीके। अब इसे हम समझ लेते हैं। निर्वाह के तरीके यानी कि क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि भाई लोग रहते कैसे थे। निर्वाह का मतलब होता है कि जीवन उनका कैसे चल रहा था।
किस तरीके से वो अपना जीवन चला रहे थे, कौन सी उनकी कमाई के साधन थे, कौन से उनके व्यवसाय थे, ये निर्वाह के, हम निर्वाह कैसे कर रहे हैं, हम किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं दुनिया में, ये निर्वाह है। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। आपको नोट करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। ठीक है, व्यवसाय क्या था, हमारा आंसर होगा कृषि और पशुपालन। ठीक है, ये आपको 1 नंबर में मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में मिल सकता है, डायरेक्ट मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है। तो व्यवसाय क्या था, निर्वाह के तरीकों में किस तरीके क्या काम करते थे, कृषि और पशुपालन दोनों चीजें ये करते थे। ठीक है, कैसे, इसमें अब कौन सा क्वेश्चन और बनता है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन में बता रही हूँ आपको। कृषि के अंतर्गत पहले हम बात करते हैं। कृषि में एक क्वेश्चन बनता है कि हमें कौन कौन से अनाजों के साक्ष्य मिले हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन, 2 नंबर में, 3 नंबर में भी आता है कौन कौन से अनाज के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। यहाँ से हमें आपके देखिए बुक में पेज नंबर 3 पर आपको इसका आंसर ऊपर ही सेकंड लाइन में दिया गया है। गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, ये चारों आप लिख देंगे। आप 2 भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये कृषि में अनाज हमें कौन कौन से मिले हैं, ये प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न, और हाँ एक और इसमें है चावल के दाने। हालांकि चावल हमें सब जगह से नहीं मिला है, लेकिन कहीं कहीं से हमें धान के साक्ष्य मिले हैं। तो अगर हम लिखते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय पहले तक तो ये माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता में चावल का प्रयोग लोग करते ही नहीं थे, लेकिन जब कुछ स्थानों से हमें चावल के दाने, धान की खेती के साक्ष्य मिले, तो ये कंफर्म हो गया कि चावल का प्रयोग होता था पर कम लेवल पर होता था। पशुपालन की बात करते हैं तो पशुपालन में भी 2 तरह के पशुपालन यहाँ पर, मतलब 2 तरह के पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। मैं आपको बता दूं, कोई भी लिखी हुई चीज हमें नहीं मिली है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कुछ भी लिखा हुआ हमें नहीं मिला है। ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं सब अनुमान पर आधारित है। सब खुदाई में जो चीजें हमें मिली हैं उन चीजों के आधार पर अनुमान लगाए गए हैं और उसी के आधार पर इतिहास को लिखा गया है। तो अब पशुपालन में हमें हड्डियां मिली हैं, तो हमने कह दिया भाई ये इसकी हड्डी है, तो फिर ये पशु होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरह के पशु हैं, ये तो कंफर्म है कि लोग पशु पालते थे। तो आपको देखिए इसी पेज पर, पेज नंबर 3 पर आपको दिया गया है सेकंड पैराग्राफ में, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर। भेड़, बकरी, भैंस और सुअर, ये हो गए कौन से इनके पालतू पशु। ठीक है, दूसरी तरह के जो पशु इनके थे वो कैसे थे, वो हमें कुछ जंगली पशुओं की भी हड्डियां मिली है जिनको हम कह सकते हैं कि नहीं पालते होंगे। अब जैसे घड़ियाल मिला है, ठीक, अब घड़ियाल को तो शायद ही कोई पालता होगा, मुझे तो नहीं लगता कि घड़ियाल को भी पालता होगा। हिरण मिला, हिरण की हड्डियां मिली हैं, ठीक है, और जंगली सुअर की भी हड्डियां मिली हैं। तो एक अनुमान लगा लिया गया कि ये वाली हड्डियां मिली हैं तो डेफिनेटली इनको कोई पालता तो नहीं होगा, तो ये जंगली पशु होंगे, और ये तो पशु आज भी पाले जाते हैं तो ये पालतू पशु होंगे। तो इस तरीके से लोगों ने अनुमान लगाया और ये फैक्ट्स हमारे सामने आए। तो यहाँ आपका 2 चीजें क्लियर हो गई कि इनके व्यवसाय क्या था, कृषि और पशुपालन। दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है कृषि में कौन कौन सी चीजें के अनाज के हमें साक्ष्य मिले हैं, तो इसको आप लिखेंगे। पशुओं के साक्ष्यों में किस किस की हड्डियां मिली हैं, तो आप इसको लिखेंगे। अलग से जंगली और पालतू पशु तो शायद ही पूछा जाए, आप तो पालतू पशु याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो आपका, अभी हम कृषि पशुपालन पर ही हैं, लेकिन अब हम कृषि के ऊपर प्रॉपर बात करेंगे। अभी हम पशुपालन से थोड़ा सा हट जाते हैं, हम कृषि के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि कृषि से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि पर, फिर हम पशुपालन पर अगर कोई फैक्ट होगा तो उस पर आएंगे। अब कृषि कैसी थी, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोगों को सब कुछ नहीं पढ़ना है किताब में। अगर हम सब कुछ पढ़ने बैठेंगे तो हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। हमें तो मेन मेन फैक्ट्स समझते हुए और नोट करते जाना है। बात यहाँ पर ये है कि कृषि होती थी
ये हमें कैसे पता चला? तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें क्या क्या मिला है। तो मैं पॉइंट लिख रही हूँ, एक एक नंबर के क्वेश्चन से आप लोग उसको नोट करते जाइए। कृषि में सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कि हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये एक आपका पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर है कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि एक ही खेत में दो फसलों के साक्ष्य, एक ही खेत में दो फसलों के साक्ष्य ये कहां से मिले हैं? इसका भी आंसर है कालीबंगा। और ये कहां पर है ये भी पूछा जाता है, इसका आंसर भी राजस्थान। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें जुते हुआ खेत मिल गया, हमने देखा जली हुई हमें फसल मिल गई, जुता हुआ खेत मिल गया, तो हमने मान लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो वहां पर खेती होती थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ही बनता है, तो हमें कैसे पता चला कि वहां पर हल चलते थे? तो उसके लिए हमें एक मिट्टी का, ये आपका तीसरा क्वेश्चन, मिट्टी का बना हल का खिलौना मिला है हमें। कहां से मिला है? मिट्टी का बना हल का खिलौना हमें मिला है बनावली से, बनावली। और ये किस राज्य में है? हरियाणा में। ये आपके लिए मैप में भी ये चीजें आती हैं। मैप 4 नंबर का आता है। अगर आप लोग मैप की स्टडी अच्छे से कर लेंगे, सही तरीके से आप इंडिया के मैप को स्टडी कर लेंगे, सिर्फ आपको इतना ही करना है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। अगर आपने वो कर लिया तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। 4 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कि भाई राजस्थान कहाँ है और हरियाणा कहाँ है। एक स्टेट की एक जगह मैप में पूछी जाती है, कभी भी एक स्टेट की 2 स्थान मैप में नहीं पूछे जाते। आपको कालीबंगा पूछा जाएगा और आपको बनावली पूछा जाएगा, वो हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, गुजरात में लोथल है। ऐसा नहीं है कि गुजरात के 2-3 स्थान आपको दे दे तो आपको गुजरात का मैप स्टडी करना पड़ेगा, वो नहीं होगा। आपको सिर्फ इंडिया का मैप स्टडी करना है और इन चीजों को लिख देना है। कहीं पर भी आप उस राज्य में उसको लिख सकते हैं। अब तीसरी जो चीज हो गई हमारी, वो हो गई कि हमें हल मिल गया। हल मिल गया तो हमने ये जान लिया कि यहाँ पर वो होता था, खेती होती थी और हल भी प्रयोग किए जाते थे। हल को खींचता कौन था? उसके लिए चौथा क्वेश्चन है आपका कि जो सबसे प्रमुख पशु इनका जो था वो है वृषभ। सबसे ज्यादा हमें वृषभ यानी कि बैल, बैल के हमें साक्ष्य मिले हैं। अब ये जो बैल है इसके बहुत सारे नाम सॉरी, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। एक तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, वो आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय पशु कौन सा था? ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय पशु, तो हमारा आंसर रहेगा वृषभ, बैल। और इसके बहुत सारे नाम हमें दिए गए हैं इतिहासकारों के द्वारा, तो हमें वो सारे नाम याद करने पड़ेंगे। कुबड़ वाला बैल, या फिर इसको गेंडा हाथी, या फिर इसको कहते हैं एक श्रृंगी बैल, एक सींग वाला बैल। इसलिए उसको गेंडा हाथी कहा गया है क्योंकि वो एक सींग वाला बैल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर से जरूर आता है एग्जामिनेशन में। सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय पशु सिंधु घाटी सभ्यता का वृषभ। जब वृषभ के साक्ष्य हमको मिले तो हमने ये जाना, ये समझा, अनुमान लगाया कि जो खेती होती थी वो खेती वृषभ के द्वारा होती थी, यानी कि बैल के माध्यम से खेती होती थी। दूसरा हमें हल भी मिले हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बताया आपको हल का साक्ष्य हमें मिल गया, कुछ हल के हमें छोटे छोटे टुकड़े मिले कहीं पर, तो ये देखा गया कि इनके जो फलक थे
वो फलक पत्थर के बने थे। तो यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है कि हल्के जो फलक थे वो किसके बने थे? पत्थर से बनते थे, क्योंकि उस समय धातुओं का चलन तो था पर इतना ज्यादा नहीं था। तो पत्थर के फलक बने हुए जो हल थे उनसे खुदाई और जुताई के जो काम हैं वो होते थे। इसके बाद एक और फैक्ट है कृषि से रिलेटेड कि कृषि होती थी। अब एक और क्या चीज होती है कि भाई सिंचाई कैसे होती है? कृषि के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिंचाई होती है। सिंचाई किससे होती थी? तो उसके लिए हमें सिंचाई के लिए नहर के साक्ष्य मिले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है ये 1 नंबर का, नहर के साक्ष्य कहां से मिले हैं? नहर के साक्ष्य आपका आंसर है शोरतुघई, शोरतुघई, ठीक है, अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था और हमेशा आते हैं ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें से आपको 50% से ऊपर क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे 101%। आप अगर इनको नहीं लिख पाए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है। शोरतुघई अफगानिस्तान से हमें नहर के साक्ष्य मिले हैं जिससे कि सिंचाई होती थी। और एक और है जलाशय हमें कहाँ से मिला है? तो जलाशय भी हमें मिला है धौलावीरा। धौलावीरा भारत में एक स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि गुजरात में है। ये भी मैप के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप अगर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा जाएगा तो यही कुछ स्थान है जो आपको लिखने होंगे। धौलावीरा, कालीबंगा, एक लोथल भी अभी आएगा वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई किससे रिलेटेड? ये हो गई आपकी कृषि से रिलेटेड कि कृषि में क्या क्या चीजें थी। और बाकी पशुपालन से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि वृषभ बहुत इंपॉर्टेंट है पशुपालन में, और जो भी और था वो मैं बता दिया। आगे हम बढ़ते हैं। एक आपको पेज नंबर 4 पर, पेज नंबर 4 पर देखिए, सालन पत्थर एक क्वेश्चन है आपका। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि सालन पत्थर क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। आप लोगों ने चक्कियां देखी होंगी, अब गांव वगैरह में तो चक्कियां बहुत रहती हैं। तो 2 तरह की चक्कियों के साक्ष्य हमें यहाँ पर मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। एक तो मोहनजोदड़ो से, एक यहाँ पर आपको पेज नंबर 4 पर ब्लू कलर का बॉक्स है, उसमें सबसे लास्ट में अर्नेस्ट मैके की एक बुक का नाम दिया गया है, फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो। ये बुक आपको नोट करनी है, इसको आपको याद करना है। इसी में उल्लेख है सालन पत्थर का। तो जब खुदाई हुई तो मोहनजोदड़ो में खुदाई में हमें 2 तरह की चक्कियां मिली और दोनों ही हमारे लिए इजीली नोइंग है क्योंकि इनका प्रयोग आज भी हम लोग करते हैं। एक तो ये 2 पार्ट वाली चक्की होती है जिसमें एक इस तरीके का हैंडल लगा होता है और बीच में एक छेद होता है। यहाँ पर बीच में दाने डालते जाते हैं और हम चक्की को ऐसे करके घुमाते जाते हैं और गेहूं या जो भी अनाज है वो पिस जाता है। तो एक तो ये चक्की हमें यहाँ से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। दूसरी एक और चीज हमें यहाँ से मिली है जिसको सिल कहते हैं। आज भी सिल यूज होती है, शहरों में भी यूज होती है और गाँवों में भी यूज होती है, जिसके ऊपर हम लोग चटनी पीसते हैं। आपको आपकी किताब में उसका एक चित्र भी दिया गया है सिल का। अर्नेस्ट मैके ने अपनी पुस्तक में, जो उनकी पुस्तक का नाम दिया है फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो, उसमें इन्होंने बताया है कि जब ये खुदाई हुई, खुदाई में ये सिल निकली तो इनके जो संग में काम करने वाले लोग थे, खाना बनाने वाले लोग थे, इस सिल को म्यूजियम में रख दिया गया और जब वो लोग खाना बना रहे थे तो उनको मसाला पीसना था और मसाला पीसने के लिए उन्होंने ये सिल जो है इन लोगों से मांगी निकलवाई म्यूजियम से कि हमें इसके ऊपर सालन पीसना, और उन्होंने बढ़िया सालन पीस के बढ़िया खाना बनाया और उन्हीं मजदूरों के द्वारा इस सिल को नाम दिया गया सालन पत्थर। तो आपके लिए क्वेश्चन आता है 2 नंबर में सालन पत्थर की डेफिनेशन। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मसाला पीसने वाली चक्की या मसाला पीसने वाली सिल भी हम लिख सकते हैं। यहाँ आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे अगर आपने एक लाइन भी ये लिख दी, ठीक है। इसके बाद
अब हम आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे ताकि किसी भी तरह की हम लोग का टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्दी से अपना कोर्स पूरा कर पाए। आप बस अपने सामने बुक रखिए, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है और जो चीजें मैं बोलती जा रही हूँ उसको फटाफट नोट करते जाइए। हड़प्पा। अब हम लोग अपने स्थानों के ऊपर बात कर लेते हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। तो सबसे पहला स्थान जो खोजा गया, मैंने कल भी बताया था, वो है हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थान है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे बड़ा स्थान है। इसका एरिया लगभग 5 किलोमीटर के आसपास का बताया गया है, लेकिन इसकी जो अवस्था है वो अवस्था बहुत ही बुरी है। मतलब जब हम जाएं देखने, या जब पुरातत्वविदों ने इसको खोजा, कब खोजा इसको, 1921 में से खोजा गया और इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर में क्वेश्चन, हड़प्पा से रिलेटेड पहला क्वेश्चन कि ये कब खोजा गया। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थित कहाँ है, तो स्थित है ये रावी नदी के किनारे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रावी नदी के किनारे कहाँ पर, पाकिस्तान में। एक खास बात यह है सिंधु घाटी सभ्यता में कि जितने भी स्थान हमें मिले हैं 2000 के समथिंग, और भी ज्यादा अब खुदाई होती रहती है, तो रावी जितने भी स्थान सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, इंक्लूडिंग भारत और पाकिस्तान दोनों में, सभी स्थानों में सारे के सारे स्थान किसी न किसी नदी के किनारे हैं। तो जब हम बड़े लेवल पर इतिहास पढ़ते हैं, हम पीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, तो वहां पर ये अपने आप में क्वेश्चन होता है, मैचिंग वगैरह में आता है कौन सा स्थान कौन सी नदी के किनारे है। यहाँ हमारे लिए ये चीज नहीं है क्योंकि हम लोगों को किताब में ये चीज नहीं दी गई है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और पाकिस्तान में स्थित है। बाय डिफॉल्ट कभी पूछ लिया जाता है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसको पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया गया है। इसमें जो ईंटें लगी थी उन ईंटों को चुरा लिया गया है लोगों के द्वारा। आपकी किताब में इसका वर्णन किया गया है, पेज नंबर 6 पर देखिए आप, बॉक्स में आपको बताया गया है। और यहाँ वापस से एक जनरल कनिंघम, इनके बारे में भी दिया है, मैं कल लिखवा चुकी हूँ। जनरल कनिंघम को पुरातत्व का जनक कहा जाता है और ये पुरातत्व विभाग के पहले महानिदेशक भी थे। ये 2 क्वेश्चन भी 1 नंबर के हैं, मैं कल बता चुकी हूँ। जनरल कनिंघम ने बताया कि हड़प्पा की सारी ईंटें जो हैं उसको बर्बाद कर दिया ईंटों को चुराने वाले लोगों ने। और उन्होंने ये भी बताया कि ईंटें इतनी ज्यादा संख्या में थी कि लगभग 100 मील की रेलवे लाइन आराम से डल जाती उतनी ईंटों में। और उन्होंने समय भी, जो स्थान थे वो भी बताए कि लाहौर से लेके मुल्तान तक की जो रेलवे लाइन है जो कि 100 मील की है, वो आराम से डल जाती जितनी ईंटें हड़प्पा सभ्यता से चुराई गई। तो वहाँ जो लोग थे रहने वाले, उनको नहीं उनका उसका महत्व पता था कि ये कितनी महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पर कोई सभ्यता कभी रही होगी। तो क्योंकि वो अननोन थे तो उन्होंने उनको वेस्ट समझ के और ईंटों को अपने यूज में ले लिया और इस तरह से हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से, जो उसकी इमारतें वगैरह बनी हुई थी वो बहुत बुरी तरह से नष्ट हो गई। हड़प्पा सभ्यता की अपेक्षा अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ज्यादा अच्छी स्थिति में हम लोगों को मिलती है। उसकी जो इमारतें हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में है, कारण उसका कुछ भी रहा हो या लोगों की नजर उस पर नहीं पड़ी और उसमें से कोई चीजों को नहीं निकाला गया, तो वो ज्यादा अच्छी अवस्था में है। तो अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्यों है? क्योंकि मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा संख्या में हमें कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको मृतकों का टीला कहा है इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने। दूसरा क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, ये तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया और ये आता ही आता है। नदी की बात कर लेते हैं तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और देश की बात कर लेते हैं या स्थान की, तो ये पाकिस्तान में है, ठीक। तीसरा इसका जो क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से रिलेटेड वो है इसकी खोज 1922 में
किसने की थी? राखाल दास बैनर्जी ने। ये 3 फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो के बारे में। पहले तो इसकी नदी और इसका शाब्दिक अर्थ और इसकी खोज। अब मोहनजोदड़ो में एक और क्वेश्चन आपको देखिए, पेज नंबर 5 पर आपको दिया गया है। तीसरी लाइन में लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है, कौन सा है? तो आप बता सकते हैं हड़प्पा है। लेकिन अगर आपसे पूछ लें कि सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल, जैसे कि सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, कल मैंने लिखवाया था मोहर, हड़प्पाई मोहर, उसी तरीके से इसमें भी पूछते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल, तो आप इसका क्या आंसर लिखेंगे? मोहनजोदड़ो। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, पर क्या है कि हम चीजों को सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं या हम उसको उतने लिंक बनाकर नहीं पढ़ते हैं, तो वो चीजें हमारे लिए कठिन हो जाती हैं। तो अब मोहनजोदड़ो के 4 फैक्ट्स हो गए। सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? मोहनजोदड़ो है। खोज कब हुई? किस नदी के किनारे है? शाब्दिक अर्थ क्या है? इसके बाद मोहनजोदड़ो की एक विभाजन है, बल्कि ये मोहनजोदड़ो का विभाजन नहीं है, ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का विभाजन है जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये भी आपके लिए, इसमें भी हर एक, उसमें 1 नंबर के क्वेश्चन तो आपको हर एक लाइन में मिलेंगे। आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 4 लाइन में, आप या एक ही क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जाता है। तो जब हम उसको करते हैं तो हमें, अगर हम अच्छे से करेंगे तो हम ज्यादा अच्छी चीज उसको हम परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदड़ो है। अब हम बात करते हैं कि इसका नगर किस तरीके से विभाजित था। सिर्फ मोहनजोदड़ो में नहीं, बल्कि पूरी हड़प्पा सभ्यता में जो हमें नगर नियोजन मिला है या जिस तरीके की इमारतें मिली हैं वो लगभग सेम है। ठीक है, कैसी सेम है? देखिए, जैसे देखिए, मैंने कल आपको मैप बताया था और मैंने कल ये भी बताया था कि जब भी हम मैप बनाते हैं तो हम इसी तरीके से उसमें दिशाओं को इंगित करते हैं। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, यहाँ पर पूर्व होता है और यहाँ पर पश्चिम होता है, और ये कभी भी बदलता नहीं है। आप लोग भी ऐसा मैप बना लीजिए। ये क्या है, इसको हमने क्यों बनाया? क्योंकि जो हमें नगर का स्थापत्य, कहूंगी मैं, स्थापत्य मिला है वो एक जैसा है सब जगह पर। जैसे कि 2 हमें इमारतें अलग अलग मिली हैं। जैसे कि पूर्व में हमें 2 तरीके के नगर मिले हैं, एक हमें मिला है निचला नगर, ठीक है, और एक हमें मिला है दुर्ग। ठीक, अब इसको एक और नाम दिया गया है, इसको कहा जाता है नगर टीला, जो कि पूर्व दिशा में है, और इसको कहा जाता है दुर्ग टीला, जो कि पश्चिम दिशा में है। आपको एक किताब में आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर मिली है, दी गई है पेज नंबर 5 पर। यह आपको दुर्ग अलग से दिया गया है बुक में, और निचला नगर, निचला शहर अलग से दिया गया है। तो हम ये देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो शहर था वहां पर आम जनता रहती थी, और जो दुर्ग था वहां पर जो यहाँ का प्रधान था, राजा था, या जो कुछ भी उसको माना जाता था वो रहता था। तो वो थोड़ा अलग तरीके से रहता था, ऊंचाई पर रहता था, और यहाँ बाकी के पूरा नगर जो था वो बसा हुआ था। दुर्ग टीला भी चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था, और नगर टीला भी चारों तरफ से दीवारों से घिरा था, इनको अलग अलग करने के लिए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में नगर टीला किस दिशा में था, दुर्ग टीला किस दिशा में था? हमारा आंसर होगा नगर टीला पूर्व दिशा में था और दुर्ग टीला पश्चिम दिशा में था। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपसे यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। ठीक, इसके बाद एक और मैं आपको नगर नियोजन, क्योंकि हम लोग अभी नगर नियोजन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊं कि नगर नियोजन में ये तो 1 नंबर का हो गया, लेकिन नगर नियोजन 4 नंबर का एक क्वेश्चन अपने आप में बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था, है ना। तो उसमें
हम जो भी पढ़ रहे हैं आज और कल की क्लास में भी हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, उन सबको मिलाकर के हमें एक आंसर तैयार करना रहेगा जो नगर नियोजन में जाएगा 4 नंबर में। आप अगर इनको अच्छे से समझ जाएंगे तो आप नगर नियोजन का 4 नंबर का आंसर 10-12 लाइन में बहुत इजीली दे सकते हैं। तो नगर नियोजन में पहली चीज तो ये आ गई कि 2 तरीके के भवन मिले हैं, दुर्ग टीला मिला है पूर्व में और पश्चिम में मिला है हमें नगर टीला, निचला शहर था। इसके अलावा एक आपको पेज नंबर 6 पर आप देखिए लास्ट ये तीसरे नंबर का पैराग्राफ है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि चबूतरे बनते थे। यहाँ लिया है कि पहले चबूतरे बनाए जाते थे, चारों तरफ पहले चबूतरे बना लिए जाते थे, उसके बाद बागी का निर्माण करते थे। मतलब पहले ये तय कर लेते थे कि कहाँ पर इन्हें क्या बनाना है और फिर उसके बाद ये ईंटों का प्रयोग करते थे, पक्की ईंटों से घर बनते थे। पहली बात तो ये कि पक्की ईंटों से घर बनाए जाते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और बस्ती का जो नगर नियोजन था वो किस तरीके से होता था कि जगह जगह पर इस तरीके से ये चबूतरे बना लेते थे, ठीक। और दूसरी चीज थी कि चबूतरों में अभी चारों तरफ ऐसे नालियां बन जाती थी और फिर नालियों के बगल से इस तरीके से घरों का निर्माण हो जाता था, ठीक। अभी हम लोगों का एक और आगे टॉपिक आएगा नालियां, उसमें ये सारी चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आपको यहाँ पर लिखना है नगर नियोजन में पूर्व पश्चिम दिशा। दूसरा हमें लिखना है कि जो नगर है वो पकी हुई ईंटों से बनते थे, ठीक है ना। आप सोच सकते हैं कि आज से 6000 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं, जो व्यवस्थाएं आज से 6000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में थी वो व्यवस्थाएं आज भी हमारी सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती हैं। नालियों की व्यवस्था, ग्रिड पद्धति, इनके बारे में हम बात करेंगे और बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपको ये चीजें जाननी चाहिए और हमें इंटरेस्ट इसमें अपना जगाना चाहिए। हम ये जान रहे हैं कि हमारे पहले जो हमारे पूर्वज थे वो किस तरीके से रहते थे। हम इतिहास के स्टूडेंट हो या ना हो, हमारा सिलेबस हो ना हो, लेकिन एक बहुत ही जनरल नॉलेज वाली बात है कि हमारे पहले के जो पूर्वज थे उनका रहन सहन कैसा था, वो किस तरीके से कौन सी चीज़ों को यूज़ करते थे। तो ये नगर नियोजन के अंतर्गत हमने 2 चीज़ें अभी पढ़ी हैं, टीला, दूसरा हमने पढ़ा कि लोग चबूतरों का निर्माण करते थे, पहले चबूतरे बनते थे, उसके बाद इमारतें बनाई जाती थी और पकी हुई ईंटों का उसमें प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल, और कल मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताऊंगी। मुश्किल से 2 या 3 दिन में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आज मैंने जो कुछ भी बताया है उसको आप लोग बहुत अच्छे से देखें, समझें, लिखें और याद करें। और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद प्रश्न बैंक आता है एमपी बोर्ड के अगर स्टूडेंट हैं तो, और बाकी दूसरे अगर बोर्ड्स के हैं या सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी क्वेश्चन बैंक आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगा कहीं पर भी। तो क्वेश्चन बैंक में आप सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर को सॉल्व करें। जैसे जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है आप उसको सॉल्व करते चलें तो आपके डाउट्स पूरी तरह से क्लियर होते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहिए हर वीडियो में। थैंक यू सो मच।